Good morning, everyone. Welcome back. I am GM, and you are watching GM Windows Skills. In the previous video, I had taught you Chapter 5, The Snake and the Mirror, and now we are going to study the summary of Chapter 6, My Childhood, which is the autography of Abdul Kalam Azad, who is known as Missile Man of India. First of all, we read introduction and explain with line by line in Hindi. Dr. APJ Abdul Kalam, his full name is Abul Pakir Jainul Abdin Abdul Kalam Azad, was a great scientist, 11th president of India. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम आज़ाद। वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, ये महान वैज्ञानिक थे। एंड 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। दिस चैप्टर इज़ बेस्ड ऑन हिज चाइल्डहुड, ये चैप्टर जो है उनके बचपन पे आधारित है, बचपन की घटनाओं से और कुछ उनके कैरियर लाइफ कैरियर के इवेंट्स पे डिपेंड है। इसको हम आगे देखेंगे। इज़ एंड डिराइव्ड फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, डिराइव्ड मतलब व्युत्पन्न किया गया है, लिया गया है, फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, उनके आत्मकथा से। विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर मतलब आगे के पंख, आगे के पर, इसको कह सकते हैं। तो ये विंग्स ऑफ फायर इनका एक नाम, ये इन्होंने खुद इसको लिखा है और इसी ऑटोबायोग्राफी में से ये चैप्टर लिया गया है। थोड़ा सा उसमें का कुछ हिस्सा जो है ये चैप्टर में माई चाइल्डहुड में डाला गया है। इन दिस चैप्टर ही हिमसेल्फ, इस चैप्टर में वो है खुद, हिमसेल्फ मतलब खुद, डिस्क्राइब मतलब वर्णन करते हैं, सेवरल अनेक इंसिडेंट घटनाओं को, रिलेटेड टू हिज चाइल्डहुड अपने बचपन से संबंधित, एंड कैरियर ऑफ लाइफ और उनके लाइफ में जो इवेंट्स हुई, जैसे वो टीनेजर के हुए, हाई स्कूल के एज के हुए, क्लास 8 के एज के हुए, और बाकी सारे उनके करियर्स लाइफ में जो भी घटनाएं हुई उसका उन्होंने खुद इसमें हिमसेल्फ वर्णन किया है, खुद स्वयं इसमें वर्णन किया गया है। नाउ लेट अस स्टार्ट टू नो, चलो अब हम जानना शुरू करते हैं मोर अबाउट मिस्टर प्रेसिडेंट, माननीय राष्ट्रपति के बारे में, अब्दुल कलाम आज़ाद, जिनका नाम अब्दुल कलाम आज़ाद है। अभी इंट्रोडक्शन हो गया। अगर इसमें आपको ज़रा सा भी एक भी लाइन कोई ऐसी प्रॉब्लम है, हेजिटेशन है, तो आप वीडियो को रिवर्स करके फिर से देख लीजिएगा। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मतलब संक्षिप्त वर्णन, एक्सप्लेनेशन करना, व्याख्या करना, संक्षिप्त व्याख्या करना। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी घटनाएं उनके सामने पेश आई, उसको हम डिस्क्राइब करेंगे इसमें और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे एक एक वर्ड। अब्दुल कलाम वॉज बॉर्न इन मिडिल क्लास फैमिली, अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था मिडल क्लास एक मध्यवर्गीय परिवार में, फैमिली परिवार में, इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम, रामेश्वरम के आइलैंड टाउन में, आइलैंड मतलब द्वीप, द्वीप जो होता है, द्वीप वाले कस्बे में, रामेश्वरम शहर के आइलैंड टाउन में उनका जन्म हुआ था, जो कि तमिलनाडु स्टेट में, इंडिया के तमिलनाडु स्टेट में है। दे लिव्ड इन अ लार्ज पक्का हाउस, वो एक बड़े से पक्का घर, पक्का मकान में रहते। तो पक्का घर मतलब ईंट पत्थर सीमेंट बालू सरिया इसके जो बने रहते हैं घर, उसको पक्का हाउस बोलते हैं, और कच्चा हाउस जो मिट्टी के बने रहते हैं उसे कच्चा हाउस बोला जाता है। तो पक्का हाउस इन द मॉस्की स्ट्रीट, इन द मॉस्की स्ट्रीट मतलब मस्जिद वाले गली में, जहाँ पे वो रहते थे रामेश्वर में आइलैंड पे, वहाँ पे मस्जिद थी, मस्जिद के बगल में गली था, उसी मस्जिद वाले गली के बगल में इनका घर था, पक्का हाउस। पक्का हाउस यानी कि इनका खुद का बना हुआ घर था। विच वाज मेड बाई लाइमस्टोन, जो कि चूना पत्थर, लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर से बना हुआ था जो वो घर, एंड ब्रिक्स और ईंटों से बनाया गया था। एंड इट वाज मेड बाई, और वो तब बनाया गया था, हीज एंसेस्ट्रल हाउस, एंसेस्ट्रल हाउस मतलब एंसेस्ट्रल पूर्वजों का बनाया हुआ वो घर था। विच वाज मेड इन मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, जो कि 19वीं शताब्दी के मध्य में बनाया गया था। ये हाउस जो है इनके इस फर्स्ट पैराग्राफ में इसमें इनके हाउस का डिस्क्रिप्शन किया गया है। अब्दुल कलाम जो है एक मध्यवर्गीय परिवार में पैदा हुए, जो कि रामेश्वरम शहर के आइलैंड टाउन में तमिलनाडु स्टेट में पड़ता है। दे लिव्ड इन लार्ज पक्का हाउस इन द मॉस्क्यू स्ट्रीट, मस्जिद वाले गली में उनका एक पक्का मकान था, उसी में रहते थे, जो कि जो है लाइमस्टोन चूना पत्थर और ब्रिक्स के बनाया गया है, और वो जो है इनके पूर्वजों का बनाया गया हुआ घर है, उनके दादा परदादा का बनाया हुआ घर है, और वो 19वीं शताब्दी के मिडल में बनाया गया था, यानी कि मध्य में बनाया गया था। इतना क्लियर हुआ। अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। हीज फादर जैनुल आबदीन, अब इस पैराग्राफ में, नेक्स्ट पैराग्राफ में इनके पिता माता और इनके भाई और दोस्त जो हैं उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इसको लिखा गया है, इसको पढ़ेंगे और एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। हीज फादर जैनुल आबदीन वाज
नाइदर एजुकेटेड, उनके पिता का नाम क्या था, जैनुल आबदीन, उसको हाईलाइट कर लेंगे। जैनुल आबदीन वाज नाइदर एजुकेटेड, नाइदर ये ग्रामर वर्ड है, नाइदर मतलब होता है ना तो, नाइदर एजुकेटेड ना तो वो शिक्षित थे, नॉर वेल्दी और ना ही ज़्यादा संपत्ति वाले थे, ना ही ज़्यादा अमीर थे, यानी कि संपत्तिहीन थे। बट वाज वेरी काइंड हार्टेड, लेकिन वो बहुत दयालु हृदय के आदमी थे। हीज मदर, उनकी उनकी मम्मी आसी अम्मा जिनका नाम था, वाज ए जेनरस लेडी, वो भी उदारतावादी महिला थी। लेडी मतलब महिला थी, जेनरस मतलब उदारतावादी, यानी कि ये भी दयालु किस्म की थी। ही हैड 3 ब्रदर एंड अ सिस्टर, इनके 3 भाई थे और एक बहन थी। यहाँ पे उनके सिबलिंग की बात की जा रही है, सिबलिंग मतलब भाई बहन, और यहाँ पे बताया गया है कि उनके 3 भाई हैं और एक सिस्टर है। अब आगे हम देखते हैं। ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार ही अर्नड 1 आना, सेकेंड वर्ल्ड वार यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ड्यूरिंग मतलब दौरान, उस समय इन्होंने कमाया था 1 आना। आना बोले आने का 1 रुपये होता है, यानी कि कमाए थे, 1 रुपया भी नहीं हुआ था तब। 1 आना इन्होंने अर्न किया था बाई सेलिंग तमारिंड सीड, तमारिंड मतलब इमली, यहाँ पे मीनिंग लिख दिए हैं आपको समझने के लिए, इसीलिए थोड़ा सा देखने में राइटिंग भी थोड़ा सा गंदा लग रहा है, नहीं तो ये लिखता नहीं आपको, खाली टोटल आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ। तमारिंड मतलब इमली और सीड मतलब बीज, इमली के बीज को बेच करके उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1 आना कमाया था। टू अ प्रोविजनल स्टोर, प्रोविजनल स्टोर मतलब क्षण भर के लिए, जहाँ से थोड़ी देर के लिए हम सामान खरीदते हैं और उसके बाद ले जाकर के बेच देते हैं। परमानेंटली मतलब भविष्य, प्रोविजनल मतलब होता है भविष्य, उससे कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। फॉर फॉर अ डेज, एक दिन के लिए खाली वहाँ से उन्होंने सामान लिया था, कलेक्शन। ही अर्नड हीज फर्स्ट वेजेस, ही अर्नड मतलब उन्होंने कमाया, हीज फर्स्ट वेजेस अपनी पहली कमाई, अपनी पहली वेतन, बाय वर्किंग एज ए हेल्पिंग हैंड, हेल्पिंग हैंड मतलब हाथ बटा करके, फॉर हिज कजिन्स अपने चचेरे भाई शमसुद्दीन, इसको भी हाईलाइट कर लेंगे, नाम दिया गया उनके चाचे के लड़के का नाम शमसुद्दीन था। हु आज अ न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर, जो कि न्यूज़पेपर यानी कि पत्र बांटने वाला था, इन रामेश्वरम शहर में। अभी एक बार फिर से उसको देखेंगे। ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर ही अर्नड 1 आना, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने 1 आना कमाया था बाय सेलिंग तमारिंड सीड, तमारिंड सीड मतलब इमली की बीज को बेच करके, टू अ प्रोविजनल स्टोर, एक दिन के ऐसे स्टोर मतलब भंडार किराने की दुकान से, 1 दिन के लिए, फॉर अ डेज 1 दिन के लिए उन्होंने इस स्टोर से इस स्टोर से तमारिंड सीड्स को खरीद करके बेचा था और 1 आना कमाया था। ही अर्नड हिज फर्स्ट वेजेस, उन्होंने अपनी पहली वेतन कब पाई थी, बाय वर्किंग एज ए हेल्पिंग हैंड, बाय वर्किंग, वर्किंग मतलब काम करके, एज ए मतलब रूप में, हेल्पिंग हैंड मतलब सहायक के, हाथ बटाने के, फॉर हिज कजिन्स अपने चाचा के लड़के के, शमसुद्दीन जिनका नाम था, हु आज अ न्यूज़पेपर, जो कि न्यूज़पेपर बेचने वाला था, शमसुद्दीन, डिस्ट्रीब्यूटर इन रामेश्वरम शहर में जो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था। इतना क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। अपार्ट फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ हिज पेरेंट्स, अपार्ट फ्रॉम मतलब होने के बावजूद, द इन्फ्लुएंस प्रभावित, ऑफ हिज पेरेंट्स अपने मम्मी पापा से, अपनी मम्मी पापा से प्रभावित होने के बाद या फिर बावजूद, अपार्ट मीन्स कलाम वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज फ्रेंड, कलाम जो है अपने दोस्तों से भी प्रभावित थे, एंड टीचर एज वेल, और अपने शिक्षकों से और अत्यधिक प्रभावित थे वो। उनके मम्मी और पापा काफ़ी दयालु थे, उनके अम्मी अब्बू, और जो है उनसे वो काफ़ी उन्होंने सीख लिया, वो सबसे छोटे लड़के थे, और जो है इसलिए इसमें बताया गया है कि वो अपने मम्मी पापा के से प्रभावित होने के बावजूद वो अपने दोस्तों से और टीचरों से भी ज़्यादा प्रभावित थे। अब कैसे थे आगे देखते हैं। ही हैड मेंशन, उन्होंने इसमें वर्णित किया है, लिखा है, अबाउट हिज 3 क्लोज फ्रेंड, अपने सबसे करीबी 3 मित्रों के बारे में, जिनका नाम था रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ये तीनों लग रहा है कि ब्राह्मण थे, आगे देखेंगे तो पता चलेगा। रामानंद शास्त्री अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, ये इनके सबसे क्लोज फ्रेंड थे। फ्रेंड्स थे उनके बहुत सारे थे, लेकिन ये काफ़ी क्लोज थे, इनके घर पे आते थे, ये भी उनके घर जाते थे, खाना पीना आपस में शेयर होता था। आगे देखेंगे। ऑल दीज 3 बॉयज़, ये तीनों लड़के, बिलोंग टू ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिलीज, ये तीनों लड़के एक ऑर्थोडॉक्स यानी कि कट्टर ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे, ताल्लुकात रखते थे। एज चिल्ड्रेन, बच्चे होने के नाते, दे नेवर फेल्ट एनी रिलीजियस डिफरेंस, बच्चों को क्या पता मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्या हूँ, ऐसा उन्हें जरा सा भी कोई रिलीजियस डिफरेंस यानी कि धार्मिक विभिन्नताएँ, डिफरेंसेस मतलब विभिन्नताएँ, एमंग देमसेल्फ, एमंग मतलब बीच में, देमसेल्फ मतलब खुद उनके, एमंग जब 2 से अधिक लोग रहते हैं तब एमंग वर्ड का यूज़ किया जाता है, नहीं तो बिटवीन का हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड मैंने लिख दिया है बिटवीन, तो वो 2 से अधिक थे, 3 तो यही थे, एक अब्दुल कलाम, 4 हो गए, तो इसलिए एमंग वर्ड का इसमें यूज किया गया है।
तो एक बार इसको देखेंगे। एज चिल्ड्रेन, बच्चे होने के नाते, दे नेवर फेल्ट, उन्हें कभी महसूस नहीं हुआ, एनी रिलीजियस, कोई धार्मिक डिफरेंसेस, विभिन्नताओं, एमंग देमसेल्फ, उनके बीच में बच्चे होने के नाते बच्चों को क्या पता मैं कौन हूँ, तो उनके अंदर कोई ऐसी धार्मिक विभिन्नताओं का अता पता नहीं चला। वो आपस में खाते थे, खेलते थे, कूदते थे, पढ़ते थे। आगे लिखा गया है, एक बार का इसमें इंसिडेंट डिस्क्राइब किया गया है। वंस वेन कलाम वाज इन 5th स्टैंडर्ड, एक बार जब कलाम 5वीं कक्षा में थे, ही वाज आस्क्ड, तो उन्हें कहा गया, आस्क मतलब पूछना होता है, लेकिन आस्क्ड लिखा गया है, मतलब ही वाज आस्क्ड, वो पूछे गए, बाय अ टीचर, एक टीचर के द्वारा। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला है, यहाँ पे इसको देखेंगे जब पढ़ाएंगे तो उसको तो आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे। ही वाज आस्क्ड, वो पूछे गए, बाय अ टीचर, नॉट टू सिट इन द फ्रंट रो अलॉन्ग विद द हिंदू बॉयज, तो वो एक टीचर के द्वारा कहे गए, क्या कहे गए, नॉट टू सिट, नहीं बैठना है, इन द फ्रंट रो, पहली पंक्ति में, अलॉन्ग विथ हिंदू बॉय, किसी हिंदू लड़के के साथ है, फर्स्ट बेंच पे, उसे नहीं बैठना है अब्दुल कलाम को। वाइल सीटिंग इन लास्ट रो, जब वो लास्ट रो पर बैठे, यानी कि बैक बेंचेज पे जाकर के जब वो बैठे, ही फाउंड, तो उन्होंने देखा, रामानंद शास्त्री वीपिंग, रामानंद शास्त्री जो इनका फर्स्ट ये फ्रेंड था, पंडित ब्राह्मण, जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता था, वो देखा, अब्दुल कलाम देखे कि वो रो रहा है बेचारा। टीचर ने कहा कि फर्स्ट बेंच पर खाली ब्राह्मण हिंदू बैठ सकते हैं और ये उनके साथ नहीं बैठ सकते हैं अब्दुल कलाम। तो जब ये पीछे चले गए हैं, सीटिंग इन द लास्ट रो, जब लास्ट वाली पंक्ति में चले गए, तो इनका दोस्त जो रामानंद शास्त्री, जो पंडित से जो फर्स्ट बेंच पे बैठा हुआ था, वो रोने लगा। दिस मेड अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन हिम, ये उन पर क्या, लास्टिंग इंप्रेशन मतलब अनंत में, जिसका कोई अंत ना हो, ऐसा उन पर प्रभाव पड़ गया इसका, इस चीज़ का, कि मतलब वो उनके लिए, वो फ्रेंड उनका जो है रामानंद शास्त्री, ऐसा उनके अंदर ऐसा मतलब भावना फील अपने अंदर रखता है कि जो है उनसे दूर हो गया तो वो रोने लगा। तो इसीलिए वो जो है इसी का प्रभाव उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पड़ा। लास्टिंग इंप्रेशन मतलब ऐसा ऐसा प्रभाव, ऐसा इंप्रेशन जो कभी ख़त्म ना हो, ऐसा अब्दुल कलाम के ऊपर पड़ा। एक बार और ऐसी घटना है, आगे देखेंगे। वंस मोर इंसिडेंट मेंशन्ड बाय कलाम, एक और इंसिडेंट मतलब घटना मेंशन की गई है, वर्णित की गई है बाय कलाम, अब्दुल कलाम के द्वारा, रिलेटेड टू स्कूल डिफरेंसेस, सोशल डिफरेंसेस यानी कि सामाजिक विविधताओं का। अब यही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है, सामाजिक हमारे भारत में इस तरह की काफ़ी विविधताएं अभी भी देखी जाती है। तो सोशल डिफरेंसेस, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इन्होंने सोशल डिफरेंसेस का इसमें एक और ऑर्डर किया है। वाज ड्यूरिंग हिज विजिट, वाज था, ड्यूरिंग मतलब उस दौरान, हिज विजिट जब उनकी यात्रा हुई, टू हिज साइंस टीचर, अपने साइंस टीचर के घर, या फिर कह सकते हैं वाज ड्यूरिंग हिज विजिट टू हिज साइंस टीचर, जब उनके साइंस टीचर के से सामना हुआ, ऐसा कह सकते हैं, जिनका नाम था शिव सुब्रमण्य अय्यर। टीचर का नाम था, साइंस टीचर का नाम शिव सुब्रमण्य अय्यर, नाम याद रखेंगे। सी टीचर्स वाइफ, वह जो उनकी टीचर की यानी कि शिव सुब्रमण्य अय्यर की जो पत्नी थी, रिफ्यूज टू सर्व, रिफ्यूज मतलब इनकार किया, सर्व मतलब परोसने से, सर्व मतलब सेवा करना होता है, लेकिन सर्व द फूड जैसे कहते हैं ना, खाना लगाओ, भोजन लगाओ, तो सर्व वहाँ पे लगाने की, भोजन निकालने से इसका रिलेटेड मीनिंग है, ताल्लुक है। तो इसको देखेंगे, ऐसे ही हम पढ़ेंगे। सर्व हिम विथ मुस्लिम बॉयज़ इन हर किचन, वो इनकार कर गई, टीचर की जो वाइफ थी वो इनकार कर गई खाना निकालने से, खाना परोसने से, एक मुस्लिम लड़के के साथ अपने किचन में। शिव सुब्रमण्य अय्यर अब्दुल कलाम को अपने घर ले गए थे खाना खिलाने के लिए, तो उस समय उनकी पत्नी जो थी शिव सुब्रमण्य अय्यर की साइंस टीचर की, वो इनकार कर गई कि मुस्लिम लड़के के साथ आपको खाना नहीं निकालेंगे अपने किचन में। तो क्या हुआ, आयर सर्व्ड हिम विथ हिज ओन हैंड, तो आयर ने क्या, अब देखिए ये भी तो ब्राह्मण है, लेकिन ये क्या किए, आयर सर्व्ड हिम, आयर ने खुद निकाला, उन्हें उनकी सेवा किया, यानी कि उनका भोजन निकाला, विथ हिज ओन हैंड, अपने उन्हीं हाथों से, खुद के हाथों से खाना निकाला। अब क्या होता है आगे, ड्यूरिंग हिज सेकेंड विजिट, अब जब उसी घर में, यानी कि उन्हीं के घर साइंस के टीचर जो थे शिव सुब्रमण्य अय्यर के, तो उन्हीं के घर जब ये दूसरी बार जाते हैं, कलाम वाज सर्व्ड बाय द टीचर्स वाइफ, तो वो दूसरी बार उनकी समझ में आ जाता है, यानी कि उनकी पत्नी की समझ में आ जाता है, जो साइंस के टीचर थे, तो वो क्या करती हैं, वो खुद क्या करती हैं, अपने हाथों से निकालती हैं, हर सेल्फ उनकी खुद अपने से वो सेवा करती है खाना निकाल करके, जैसा कि पहले उन्होंने नहीं किया था। आगे देखेंगे, वेन वार वाज गोइंग टू बी ओवर, जब युद्ध जो है ख़त्म होने वाला था, या फिर ख़त्म हो रहा था, गोइंग टू बी लिखा है, तो इसका मतलब होगा ख़त्म होने वाला था या फिर ख़त्म हो रहा था। तो देखिए ये अभी तक क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वार का डिस्क्रिप्शन था, जितना भी सेकेंड वर्ल्ड वार में जो भी इवेंट्स हुई थी, इंसिडेंट हुई थी, उस सब का डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दिया अब्दुल कलाम ने। अब आगे जब वो वॉर ख़त्म होता है तो आगे क्या हो रहा है, आगे देखिए उनके करियर के बारे में। वेर वार वाज गोइंग टू बी ओवर, जब युद्ध खत्म होने वाला रहता है, ही अर्गड, तो वो आग्रह करते हैं, उन्होंने आग्रह किया या फिर निवेदन किया हिज फादर, अपने पिता से, टू लीव रामेश्वरम, जो है छोड़ दे,
फॉर हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए। देखिए शिक्षा जिसके लिए शिक्षा का काफ़ी जो है महत्व रहता है, जिसके दिमाग में जिसके दिल में शिक्षा का काफ़ी कह सकते हैं भूत चढ़ा रहता है, वो जगह वगैरह नहीं देखता है, जहाँ शिक्षा पाएगा वहाँ पर अपना घर द्वार खेत बाड़ी सब छोड़ करके चला जाएगा। तो ये सब उन्होंने लिखा है ताकि हम जो है उनके जीवन के बारे में पढ़ें और समझें कि वो क्या कहना चाहते हैं, कैसा हमें शिक्षा देना चाहते हैं। ऐसे ही नहीं वो प्रेसिडेंट बन गए और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बन गए, इसरो उन्हीं का देन है, अब्दुल कलाम आज़ाद का। तो जो जिसके अंदर शिक्षा का लगन होगा वो अपने जो है घर और जगह को नहीं देखेगा, वो उसे छोड़ देगा, त्याग देगा। तो लीव रामेश्वरम फॉर हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए वो अपने पिता से आग्रह किए कि जो है रामेश्वरम छोड़ दे। ये कब की बात है, जब सेकेंड वर्ल्ड वार ओवर होने वाला था। हिज मदर हेजिटेटेड, अब मम्मी देखिए मम्मी क्या करती है, मम्मी जो है काफ़ी हिचकिचाहट महसूस करती है कि अरे कौन जाए यहाँ से वहाँ तक, जो है यहाँ से सामान ले जाइए, घर छोड़े वहाँ जो है दूसरी जगह सेटल होती है। सबसे मम्मी है जो है काफ़ी हिचकिचाती है और उनके अंदर हिचकिचाहट बना रहता है। बट हिज फादर, लेकिन उनके पिता कोटेड मतलब उद्धारित किए। कोटेड मतलब कोई चीज़ कोटेशन में, यानी कि मोटिवेशनल चीज़ जो कुछ भी रहता है तो उसे कोटेशन में रखते हैं, और कोटेशन का ये फॉर्म होता है, ऐसे करके रहता है, और जहाँ वो सेंटेंस खत्म होता है वहाँ पे ऐसे रहता है, इसी के बीच में कोटेशन फॉर्म लिखा रहता है, कोटेशन सेंटेंस लिखा रहता है। तो कोटेड मतलब उद्धारित करना, किसी को ऐसा सेंटेंस प्रीसियस सेंटेंस बोलना जिससे वो मोटिवेट हो। तो कोटेड फ्यू वर्ड्स, उन्होंने क्या कोटेड फ्यू वर्ड्स का, कौन से वर्ड बोले, वो कह रहे हैं ऑफ अ ग्रेट पोएट फिलासफर। उन्होंने किसका कोटेड वर्ड बोला, एक महान कवि और फिलासफर मतलब दार्शनिक के, जिनका नाम था खलील जिब्रान, ये भी मुस्लिम है। तो इन्होंने काफ़ी जो है इसे, ये इनके पिता जो है फादर जो है पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन इनका वर्ड जो है इन्हें याद था, काफ़ी जो इनसे इफेक्टिव थे और जो है इम्प्रेसिव थे। तो इनका वर्ड, इनका कोटेड वर्ड इन्हें याद आया और वो अपने बच्चों के लिए, अपने पत्नी के बीच में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ही सेड दैट, उन्होंने कहा चिल्ड्रेंस हैड देयर ओन डिजायर, बच्चों का खुद का एक इच्छा होता है। दे कुड नॉट डोमिनेट, उन्हें रोका जाना नहीं चाहिए, यानी कि डोमिनेटेड मतलब प्रभुत्व करना, यानी कि उन पर शासन चलाना, उन पर शासन नहीं चलाना चाहिए। उनकी खुद की इच्छा होती है खेलने की, पढ़ने की, तो उसे करने देना चाहिए। बाय द पेरेंट्स, दे कुड नॉट डोमिनेट बाय द पेरेंट्स, उन्हें पेरेंट्स के द्वारा यानी कि मम्मी पापा के द्वारा उन पर शासन नहीं चलाना चाहिए, उन्हें रोकना नहीं चाहिए। दे शुड बी अलाउड, बल्कि उन्हें आज्ञा कर देना चाहिए, अलाउ कर देना चाहिए। टू, अब यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, अलाउ नहीं रहेगा, टू कंप्लीट देयर ओन ड्रीम्स, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए। एक बार इसको फिर से देखेंगे, बड़ी अच्छी बात कही है। वो जो आप लोग कहते हैं ना ये बड़ी अच्छी बात कही है, वो अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात यहाँ पे है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या कहे यहाँ पे। ही सेड, खलील जिब्रान क्या कहते हैं, ये नरेट करके इनके पिताजी बता रहे हैं। ही सेड दैट चिल्ड्रेन हैड देयर ओन डिजायर, बच्चों का खुद का एक इच्छा होता है, एक सपना होता है। दे कुड नॉट डोमिनेटेड, उनके शासन नहीं चलाया जाना चाहिए या फिर उन्हें रोका नहीं जाना चाहिए। बाय द पेरेंट्स, मम्मी पापा के द्वारा। दे शुड बी अलाउड, उन्हें बल्कि आज्ञा दे देना चाहिए। टू कंप्लीट देयर ओन ड्रीम्स, अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहिए। यहाँ दियर मतलब होगा उनके ख्वाबों को पूरा करने के लिए। अब आगे देख रहे हैं, अब इन सारी चीज़ों को इस चैप्टर पढ़ने पे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, क्या निष्कर्ष निकल रहा है, उसको हम देखेंगे। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, इससे निष्कर्ष ये निकल सकता है कि अ पर्सन्स लाइफ इज अफेक्टेड बाय हिज ओन एक्सपीरियंस, एक आदमी का जीवन उसके खुद के कर्तव्यों और अनुभवों से प्रभावित होता है। यानी कि अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं, कोई आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है, कोई सफोकल्टीज आता है, कोई सर्कमस्टेंसेज आता है, तो आप खुद के गलतियों से या फिर खुद के परेशानियों से काफ़ी ज़्यादा, हालांकि दूसरों की भी कमियों को देख करके सीख मिलता है, लेकिन अपने जो अनुभव से, अपने कर्तव्यों से जो सीख मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। तो इसमें यही कह रहा है पर्सन से एक आदमी का जीवन इज अफेक्टेड, प्रभावित हो सकता है या फिर हुआ है बाय हिज ओन एक्सपीरियंस, उसके खुद के कर्तव्यों से, एंड द पीपल अराउंड हिम, और उसके आसपास के लोगों से। यानी कि संगत बहुत बुरी चीज़ है, संगत बहुत अच्छी चीज़ है। अपने आसपास के लोगों से जैसा व्यवहार रखेंगे, जैसा वो रहेंगे, उसका इफेक्ट आप पे जरूर पड़ेगा, आपके पड़ोसियों से, आपके क्लासमेट से, आपके फ्रेंड से। तो अच्छे संगत में रहेंगे तो अच्छी चीज़ें सीखेंगे। और सबसे अच्छी बात है तो आगे कही गई है, क्या कही गई है अभी मैं आपको बता रहा हूँ कंक्लूजन में। वन शुड ऑलवेज बी रेडी, वन शुड, एक आदमी को हमेशा तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। वन शुड ऑलवेज रेडी, एक आदमी को हमेशा तैयार, ऑलवेज मतलब हमेशा तैयार रहना चाहिए। टू लर्न, सीखने के लिए, एंड ओवरकम, और जीतने के लिए। द हर्डल्स, हर्डल्स मतलब बाधा, रुकावट, स्पीड ब्रेकर जिसको कहते हैं। वाइल वॉकिंग ऑन द रोड टू सक्सेस, जब वो सफलता के मार्ग पर, सफलता के रास्ते पर जब वो टहल रहा हो, चल रहा हो।
यानी कि इसमें ये कहना चाहता है एक आदमी को हमेशा तैयार रहना चाहिए उन सभी बाधाओं को कुचलने के लिए, उन सभी बाधाओं से जीतने के लिए, कैसे उनसे जीता जाए उसको सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जब वो सफलता के मार्ग पर चले, यानी कि जब आप सफलता के मार्ग पर चल रहे हैं, आपके लाइफ में कोई कोई डिफ़िकल्टीज आ रही है, तो उसे आप सामना करने की हिम्मत रखें, उससे लड़ने के लिए सीखें, कैसे इससे लड़ा जाए, कैसे निकला जाए। जैसे रास्ते में चलते हैं स्पीड ब्रेकर आता है, तो हमारा स्पीड अगर तेज़ रहेगा तो स्पीड ब्रेकर जो है कोई मायने नहीं रखेगा। तो ठीक है, आप अपना स्पीड, अपना फ्लो ऐसे बनाए रखेंगे तो हमारी लाइफ में, हमारे सक्सेस वाले रास्ते में कोई भी बाधाएं आएंगी वो रुकावट नहीं कर सकेंगी। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया। राइटिंग तो बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा आपके, अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से रिवाइज करके वीडियो को देख लेंगे, और कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट में पूछेंगे। Thanks for watching, and if this video is lovable, informative, understandable and knowledgeable for you, so please hit like button and share it to your classmate friend and subscribe you also. Thanks a lot.